आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो अखबारों की सुर्खियों में तो रोज रहता है, पर उसकी जो असली पेचीदगी है ना, वो अक्सर छिप जाती है। हाँ, और आज की इस गहन चर्चा में हम बात कर रहे हैं ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो एक लगातार बढ़ता हुआ भू राजनीतिक तनाव है उसकी। बिल्कुल। आमतौर पर जब हम मिडिल ईस्ट की खबरें पढ़ते हैं तो लगता है कि ये किसी बहुत दूर के हिस्से की समस्या है। सही कहा, लगता है कि हमारा इससे क्या लेना देना। हाँ, लेकिन आज के हमारे इस डीप डाइव यानी इस विस्तृत विश्लेषण का लक्ष्य यही समझना है कि हजारों मील दूर हो रहा कोई भी संघर्ष या मिसाइल हमला कैसे हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन्स को तोड़ देता है, कैसे वो हमारी ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डालता है और भारत की कूटनीति के लिए एक अभूतपूर्व संकट खड़ा कर देता है। और आज की इस चर्चा के लिए हमने दो बहुत ही ठोस स्रोतों का सहारा लिया है। पहला है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली यानी ईपीडब्ल्यू में प्रकाशित एक इन डेप्थ लेख के कुछ अहम अंश। और दूसरा सोर्स क्या है? दूसरा है डॉक्टर राहुल खरात द्वारा लिखा गया एक बहुत ही विस्तृत एकेडमिक रिसर्च पेपर। इन दोनों ही पेपर्स ने इस पूरी स्थिति का बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया है। पर इस विषय की गहराई में जाने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर देना जरूरी है। हाँ, वो डिस्क्लेमर देना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और संघर्ष की बात कर रहे हैं जिसमें कई पॉलिटिकली सेंसिटिव मुद्दे शामिल हैं, तो ये बात बिल्कुल साफ रहनी चाहिए कि हम इस चर्चा में किसी भी देश, किसी विशेष गुट या विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। सही बात है, न ही हम किसी पक्ष को सही या गलत ठहरा रहे हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य इन सोर्स मटेरियल्स यानी ईपीडब्ल्यू के लेख और डॉक्टर खरात के पेपर में मौजूद जो फैक्ट्स और एकेडमिक एनालिसिस हैं, उन्हें पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से सामने रखना है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जब हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं तो अक्सर चर्चा सिर्फ तेल के कुओं या रेगिस्तान तक सीमित रह जाती है, जो कि एक बहुत अधूरा नजरिया है। हाँ, और डॉक्टर खरात का पेपर इस क्षेत्र की एक अलग ही स्ट्रैटेजिक तस्वीर पेश करता है। तो ऐसा क्या है इस पूरे इलाके में जो इसे दुनिया की धड़कन बना देता है, जिसके रुकते ही हर जगह अफरा तफरी मच जाती है? देखिए, इसे समझने के लिए हमें ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के संगम को देखना होगा। मिडिल ईस्ट सिर्फ कुछ देशों का समूह नहीं है, बल्कि ये वो सेंट्रल इंजन है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को फ्यूल देता है। यानी एक तरह का ग्लोबल हब। बिल्कुल, इसे आप ग्लोबल एनर्जी प्रोडक्शन और मैरीटाइम ट्रेड का सबसे व्यस्त चौराहा मान सकते हैं। अब सोचिए, जब इस चौराहे पर ट्रैफिक लाइट खराब होती है या कोई एक्सीडेंट होता है तो जाम सिर्फ वहां नहीं लगता, पूरा शहर रुक जाता है। सही पकड़ा आपने। जैम सिर्फ उस चौराहे पर नहीं लगता, बल्कि पूरी दुनिया के सप्लाई रूट्स चोक हो जाते हैं। भारत जैसी तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के लिए ये इलाका एक लाइफलाइन की तरह है। हमारी इंडस्ट्रीज, हमारा ट्रांसपोर्ट, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उस चौराहे से गुजरने वाले जहाज सुरक्षित रहें। और ये डिपेंडेंसी आज की नहीं है। हाँ, यही बात मुझे सोचने पर मजबूर कर रही थी। भारत और इस क्षेत्र, खासकर ईरान का जो रिश्ता है, वो सिर्फ आज के इस मॉडर्न ऑयल ट्रेड की देन नहीं है। नहीं, इसका इतिहास बहुत पुराना है। अगर हम ईपीडब्ल्यू के लेख के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पर गौर करें तो भारत और ईरान के बीच सदियों पुराने व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। मुगल काल में तो पर्शियन यानी फारसी भाषा का पूरा दबदबा था। वो प्रशासन की मुख्य भाषा हुआ करती थी। बिल्कुल, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव और लिटरेरी लैंग्वेज थी वो। आर्किटेक्चर से लेकर हमारे रोजमर्रा के शब्दों तक में वो प्रभाव आज भी दिखता है। पर मुझे जो बात हैरान करती है वो ये है कि इस पुरानी हेरिटेज का आज के इस कॉम्प्लेक्स कूटनीति से क्या लेना देना है। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि ये हिस्टोरिकल और कल्चरल जुड़ाव सिर्फ किताबों में सिमट कर नहीं रह गया है। ये आज की मॉडर्न डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा आधार बन गया है। वो कैसे? सोर्सेज बहुत स्पष्ट रूप से चाबहार पोर्ट का उदाहरण देते हैं। ईरान के साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर स्थित चाबहार पोर्ट भारत के लिए कोई साधारण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है। हाँ, वो काफी स्ट्रेटेजिक है। ये एक मास्टर स्ट्रोक है और इसके पीछे की वजह बहुत ही प्रैक्टिकल है। पाकिस्तान ने लंबे समय से भारत को अपने रास्ते से अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक जाने की अनुमति नहीं दी है। तो चाबहार एक तरह से बाईपास रूट बन गया। सही कहा। चाबहार पोर्ट भारत को पाकिस्तान को पूरी तरह से बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मिनरल से भरे सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का एक सीधा रास्ता देता है। लेकिन रुको, क्या ये पार्टनरशिप इतनी आसान रही है? क्योंकि रीसेंट ईयर्स में हमने देखा है कि अमेरिका ने ईरान पर बहुत कड़े सैंक्शंस लगाए हैं। बहुत ही कड़े आर्थिक प्रतिबंध। हाँ,
और उन प्रतिबंधों के दबाव में आकर भारत को ईरान से अपना ऑयल इंपोर्ट भारी मात्रा में कम करना पड़ा था। तो जब हमने उनसे तेल खरीदना ही कम कर दिया तो ये दोस्ती बची कैसे रही? यही तो डिप्लोमेसी की खूबसूरती और चुनौती दोनों है। एक समय था जब ईरान भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश था। पर अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से वो लगभग जीरो पर आ गया है ना? बिल्कुल जीरो पर। लेकिन ऑयल इंपोर्ट कम होने के बावजूद भारत ने ईरान के साथ अपने स्ट्रैटेजिक रिलेशंस को टूटने नहीं दिया। जो कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं, खासतौर पर चाबहार, उन्होंने इस साझेदारी को जिंदा रखा है। यानी हमने अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को शॉर्ट टर्म दबाव से अलग रखा। एकदम सही। ये दिखाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को कितनी अहमियत देता है। चलिए, ऑयल इंपोर्ट की बात निकली है तो इसी पर गहराई से चर्चा करते हैं। मुझे पता है कि हम अपनी जरूरत का बहुत सारा तेल बाहर से मंगाते हैं, लेकिन डॉक्टर खरात के पेपर में जो डिपेंडेंसी का आंकड़ा दिया गया है वो असल में कितना बड़ा है? वो आंकड़ा थोड़ा डराने वाला है। क्या ये सच में चिंता का विषय है? ये सिर्फ चिंताजनक नहीं है, बल्कि ये हमारी इकोनॉमी की सबसे बड़ी कमजोरी यानी वल्नरेबिलिटी को उजागर करता है। रिसर्च पेपर के डेटा के अनुसार भारत अपनी क्रूड ऑयल की कुल जरूरतों का लगभग 85 से 90% हिस्सा आयात करता है। 85 से 90%? हाँ, जरा सोचिए, हमारे देश में चलने वाली 100 गाड़ियों में से 90 गाड़ियां विदेशी तेल पर चल रही हैं, और इस 90% इंपोर्ट का एक बहुत ही विशाल हिस्सा सीधा मिडिल ईस्ट और पर्शियन गल्फ से आता है। ये तो एक तरह से हमारी पूरी इकोनॉमी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में होने जैसा है। बिल्कुल वैसा ही है। और जब हम पर्शियन गल्फ से आने वाले तेल की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है यहाँ हमें उस एक खास मैरीटाइम रूट के बारे में बात करनी चाहिए जिसका जिक्र रिसर्च में बार बार हुआ है। आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात कर रही हैं? हाँ, हॉर्मुज़ जलदम भूमध्य। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान और ओमान के बीच स्थित पानी का एक बेहद संकरा रास्ता है। ये इतना पतला है कि इसके सबसे नैरो पार्ट की चौड़ाई महज कुछ किलोमीटर है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि पूरी दुनिया भर की तेल खपत का लगभग 20% हिस्सा, यानी दुनिया का हर 5वां बैरल तेल, सही कहा, रोजाना इसी एक संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। अब जब ईरान, अमेरिका या इजराइल के बीच तनाव बढ़ता है, वॉर के बादल मंडराते हैं, तो सबसे पहला खतरा इसी रास्ते से गुजरने वाले ऑयल टैंकर्स पर मंडराता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है और ये बात डॉक्टर खरात के पेपर में बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाई गई है। तनाव का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई जहाज डूब गया। हाँ, इसका एक पूरा अर्थशास्त्र है। बिल्कुल। इसका जो इकोनॉमिक्स है वो एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है, जो वहां से शुरू होकर भारत के आम आदमी की जेब तक पहुंचता है। इकोनॉमिक्स की भाषा में हम इसे डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। चलिए इस चेन रिएक्शन को थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जरूर। जैसे ही होर्मुज के इलाके में कोई मिसाइल गिरती है या किसी जहाज पर ड्रोन अटैक होता है, तो सबसे पहला काम जो होता है वो ये कि जहाज़ों का इंश्योरेंस करने वाली कंपनीज घबरा जाती हैं। तो वो प्रीमियम बढ़ा देती होंगी? तुरंत। वो इन ऑयल टैंकर्स का वॉर रिस्क प्रीमियम यानी युद्ध के खतरे का इंश्योरेंस कई गुना बढ़ा देती हैं। बीमा महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन की लागत आसमान छूने लगती है, और उस बढ़ी हुई लागत और सप्लाई रुकने के डर से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें अचानक से ऊपर भागती हैं। सही पकड़ा। और जब कच्चा तेल महंगा होता है तो भारत को उसी 85-90% तेल को खरीदने के लिए अपनी जेब से बहुत ज्यादा डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं, जिससे हमारा इंपोर्ट बिल तेजी से बढ़ जाता है। और जब देश का इंपोर्ट बिल बढ़ता है तो अर्थशास्त्र का एक और दानव जाग उठता है, जिसे हम करंट अकाउंट डिफिसिट या चालू खाता घाटा कहते हैं। इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाएं। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि भारत इंटरनेशनल मार्केट से जो कमा रहा है अपने एक्सपोर्ट्स के जरिए, उससे कहीं ज्यादा वो खर्च कर रहा है। और जब ये घाटा बढ़ता है तो फॉरेक्स मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ती है। हाँ, और डॉलर की डिमांड बढ़ने से हमारा रुपया कमजोर होने लगता है, और गिरता हुआ रुपया हमारे इंपोर्ट्स को और भी ज्यादा महंगा बना देता है। ये एक ऐसा विशियस साइकिल है जिससे निकलना बहुत मुश्किल लगता है, और इस कमजोर रुपए और महंगे ऑयल का सीधा असर हमारे घरों के किचन तक पहुंचता है। वो कैसे? अक्सर लोग सोचते हैं कि मिडिल ईस्ट के टेंशन से भारत में सब्जियों के दाम क्यों बढ़ते हैं। इसका जवाब भी इसी डोमिनो इफेक्ट में छिपा है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से पूरे देश में फ्रेट कॉस्ट्स यानी माइल ढुलाई बढ़ जाती है। ट्रक्स का किराया बढ़ जाता है। बिल्कुल। ट्रक्स का किराया बढ़ता है तो खेत से मंडी तक आने वाले टमाटर या प्याज की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। इसके अलावा खेती में इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइजर्स या खाद भी महंगे हो जाते हैं।
क्योंकि उन्हें बनाने में भी पेट्रोकेमिकल्स लगते हैं। जिसका सीधा प्रहार मिडिल और लोअर इनकम फैमिलीज के बजट पर होता है। और पता है, ये संकट सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। और क्या प्रभावित होता है? ईपीडब्ल्यू के लेख में एक बहुत ही अहम पहलू पर रोशनी डाली गई है, हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन्स। रेड सी और पर्शियन गल्फ का ये पूरा मैरिटाइम रूट एशिया और यूरोप के बीच होने वाले ट्रेड का सबसे प्रमुख और सबसे छोटा कॉरिडोर है। अपने जहाजों को उस रास्ते से जाने से रोक दिया। अब वो सुरक्षित रहने के लिए अफ्रीका के नीचे से केप ऑफ गुड होप का लंबा चक्कर लगाकर यूरोप जा रहे हैं। इस लंबे रास्ते की वजह से तो उन्हें हफ्तों ज्यादा लग रहे होंगे। हफ्तों ज्यादा लग रहे हैं और इसका नतीजा ये हुआ कि हमारे पोर्ट्स पर लाखों टन माल फंसा पड़ा है। लेख खास तौर पर बासमती चावल का जिक्र करता है। बासमती का उदाहरण स्थिति की गंभीरता को बहुत अच्छे से समझाता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े बासमती एक्सपोर्टर्स में से एक है और इसका बड़ा मार्केट मिडिल ईस्ट और यूरोप है। लेकिन अब एक्सपोर्टर्स के सामने दोहरी चुनौती है। या तो उन्हें कंटेनर्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर लंबे रास्ते की वजह से शिपिंग का किराया इतना बढ़ गया है कि उनके लिए ये ट्रेड प्रॉफिटेबल ही नहीं रहा। और इससे सिर्फ बड़ी कंपनीज को नुकसान नहीं हो रहा, पंजाब और हरियाणा के उन किसानों के पेमेंट्स भी अटक जाते हैं जिन्होंने चावल उगाया है। और बासमती तो सिर्फ एक उदाहरण है। भारत फार्मास्यूटिकल्स यानी जीवन रक्षक दवाइयां, रेडीमेड कपड़े और इंजीनियरिंग गुड्स भी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। अगर ये चीजें टाइम पर मार्केट में नहीं पहुंचेंगी तो हम अपने ग्लोबल क्लाइंट्स खो सकते हैं। दूसरी तरफ इंपोर्ट्स के मामले में भी हम फंसे हुए हैं। कारखानों में इस्तेमाल होने वाले इंडस्ट्रियल केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स की सप्लाई अगर रुकी रही तो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और खेती दोनों प्रभावित होंगे। इस सप्लाई चेन के झटके के साथ साथ एक और चीज है जो बहुत तेजी से रिएक्ट करती है, और वो है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। स्टॉक मार्केट की बात कर रही हैं आप? हाँ, जब भी दुनिया में कहीं ऐसी वॉर जैसी स्थिति बनती है तो शेयर बाजारों में एक अजीब सी घबराहट फैल जाती है। अर्थशास्त्र में इसे कैपिटल फ्लाइट या पूंजी का पलायन कहा जाता है। इसे थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। कैपिटल फ्लाइट का असल मतलब क्या है? विदेशी निवेशक ऐसा क्यों करते हैं? इसे ऐसे समझिए कि विदेशी निवेशक थोड़े डरपोक होते हैं। जब मौसम साफ होता है तो वो इमर्जिंग मार्केट्स जैसे भारत में अपना पैसा लगाते हैं क्योंकि यहाँ उन्हें रिटर्न ज्यादा मिलते हैं। लेकिन जैसे ही ग्लोबल लेवल पर कोई अनसर्टेनिटी आती है, वो घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है रिस्क बढ़ गया है, इसलिए वो तुरंत इंडियन स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट से अपने अरबों डॉलर निकालने लगते हैं और उस पैसे को सेफ एसेट्स में डाल देते हैं, जैसे कि गोल्ड और अमेरिकन डॉलर। बिल्कुल। जब मार्केट से अचानक इतना पैसा बाहर जाता है तो शेयर मार्केट गिरता है और जैसा कि हमने पहले चर्चा की, इसके कारण रुपए की वैल्यू में गिरावट आती है। ये तो बात हो गई इकोनॉमी और सप्लाई चेन की, लेकिन इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही ह्यूमन और सोशल एंगल भी है जिसे अक्सर इकोनॉमिक डेटा के शोर में इग्नोर कर दिया जाता है। आप जीसीसी देशों में रहने वाले भारतीयों की बात कर रहे हैं। हाँ, ईपीडब्ल्यू का रिसर्च एक बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े की तरफ ध्यान खींचता है। खाली देशों में, जिन्हें हम जीसीसी कंट्रीज कहते हैं, जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, वहां इस समय लगभग 10 मिलियन यानी 1 करोड़ भारतीय काम कर रहे हैं। 1 करोड़ भारतीय, ये कोई छोटी आबादी नहीं है। ये यूरोप के कई देशों की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। और ये प्रवासी भारतीय वहां सिर्फ रह नहीं रहे हैं, वो हमारी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ये लोग हर महीने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा भारत भेजते हैं, जिसे हम रेमिटेंसेस कहते हैं। बिल्कुल। और इन रेमिटेंसेस का प्रभाव किसी चमत्कार से कम नहीं है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस रिसीव करने वाला देश है। ये पैसा सिर्फ उन परिवारों का घर नहीं चलाता, बल्कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को स्टेबल रखने में भी मदद करता है। केरला, यूपी और बिहार जैसे राज्यों की लोकल इकोनॉमी, वहाँ का रियल एस्टेट, वहाँ के बाजार काफ़ी हद तक इसी पैसे पर निर्भर हैं। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ कर देखें तो तस्वीर बहुत ही गंभीर हो जाती है। वो कैसे? कल्पना कीजिए कि अगर ईरान, इजराइल और अमेरिका का ये तनाव एक फुल ब्लोन रीजनल वॉर में बदल जाता है। ऐसे में इन जीसीसी देशों में आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता फैल सकती है। वहाँ के प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे, जिससे इन लाखों भारतीय मजदूरों और प्रोफेशनल्स की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। रेमिटेंसेस आना कम हो जाएगा, जिसका असर सीधा हमारी लोकल इकोनॉमीज पर पड़ेगा। और सिर्फ नौकरियां ही नहीं, बात तो उनकी सुरक्षा की भी आ जाएगी। 1 करोड़ लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना या वॉर की स्थिति में उन्हें वहां से सेफली इवैक्यूएट करना, ये लॉजिस्टिकल रूप से एक नाइटमेयर जैसा होगा। हाँ, हमने एयरलिफ्ट के दौरान कुवैत से लोगों को निकाला था, लेकिन तब संख्या लाखों में थी। आज बात करोड़ों की है। बिल्कुल।
और इन्हीं सब वजहों से ये पूरा सिनारियो भारत सरकार के लिए कूटनीतिक चक्रव्यूह यानी डिप्लोमेटिक मेज बन जाता है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? ये कूटनीतिक चक्रव्यूह असल में काम कैसे कर रहा है? पहले अमेरिका को देखते हैं। आज के समय में अमेरिका भारत का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, चाहे वो एडवांस डिफेंस टेक हो, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो या इंडो पैसिफिक में चीन को रोकने की स्ट्रैटेजी, उनका साथ जरूरी है। और दूसरी तरफ इजराइल है। हम अक्सर न्यूज में इजराइल के साथ अपने डिफेंस डील्स के बारे में सुनते हैं। वहां से हमें एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स मिलते हैं, क्रिटिकल इंटेलिजेंस शेयर होती है। और सिर्फ डिफेंस नहीं, एग्रीकल्चर में भी, जैसे कम पानी में खेती करने की ड्रिप इरिगेशन टेक, इसमें इजराइल हमारा बड़ा पार्टनर है। और इन दोनों के बिल्कुल ऑपोजिट पोल पर खड़ा है ईरान। जैसा कि हमने शुरू में कहा, ईरान हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अहम रहा है और चाबहार के जरिए सेंट्रल एशिया तक पहुंचने की चाबी है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है INST, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसे थोड़ा और डिटेल में बताएं, क्योंकि डॉक्टर खरात के पेपर में इसे फ्यूचर के लिए काफी अहम माना गया है। INST असल में शिप्स, रेल और रोड का एक 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टी मोड नेटवर्क है। ये मुंबई से शुरू होकर ईरान के पोर्ट्स तक जाता है, फिर वहां से अजरबैजान होते हुए सीधा रशिया और यूरोप तक पहुंचता है। इसकी खासियत यह है कि ये स्वेज कनाल वाले रास्ते से काफी छोटा है, जिससे फ्रेट टाइम और कॉस्ट दोनों कम होते हैं। हाँ, और अगर रेड सी का रास्ता वॉर की वजह से बंद भी हो जाए तो INST भारत के व्यापार को रोकने नहीं देगा। लेकिन इसकी सक्सेस इस बात पर टिकी है कि ईरान स्टेबल रहे। अब ये बात पूरी तरह क्लियर हो जाती है कि भारत किसी एक का पक्ष लेकर दूसरे को नाराज क्यों नहीं कर सकता। अगर हम अमेरिका के दबाव में ईरान से रिश्ते तोड़ते हैं तो चाबहार और INST का सपना टूट जाएगा। और अगर ईरान के ज्यादा करीब जाते हैं तो अमेरिका और इजराइल के साथ डिफेंस टाइज खतरे में पड़ जाएंगे। इसी नाजुक बैलेंस को कूटनीति की भाषा में स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी या कूटनीतिक तटस्थता कहा जाता है। डॉक्टर खरात का एनालिसिस यही सुझाता है कि भारत को इस संघर्ष से खुद को एक सेफ डिस्टेंस पर रखना होगा। श्रोताओं के लिए यहाँ ये सोचना दिलचस्प होगा कि एक डेवलपिंग कंट्री के रूप में जब आपके सामने एनर्जी सिक्योरिटी, डिफेंस टेक और 1 करोड़ प्रवासियों की सुरक्षा का सवाल एक साथ खड़ा हो तो आखिर प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? ये वाकई एक मुश्किल सवाल है। हर कदम पर रिस्क है, पर सिर्फ फायर फाइटिंग से काम नहीं चलेगा। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी चाहिए होगी। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि फ्यूचर का रास्ता क्या हो। दोनों सोर्सेज एकमत हैं कि भारत को अपनी एनर्जी डिपेंडेंसी में डाइवर्सिटी लानी होगी। हम हमेशा हार्मोस्ट्रेट के भरोसे नहीं रह सकते। बिल्कुल नहीं। इसका सबसे सस्टेनेबल सॉल्यूशन है रिन्यूएबल एनर्जी, यानी सोलर, विंड और ग्रीन हाइड्रोजन को तेजी से बढ़ाना और INST जैसे ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स को मजबूत करना। ये एक बहुत ही सॉलिड टेक अवे है। और आखिर में मैं एक ऐसा विचार सामने रखना चाहूंगी जो इन पेपर से ही उपजा है, पर एक नया नजरिया देता है। क्योंकि सोर्सेज बार बार कह रहे हैं कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, तो इस पर गौर करना दिलचस्प है कि क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले काल में ग्लोबल सुपर पावर्स का डिसीजन समुद्री रास्तों या तेल के कुओं पर कब्जे से तय ही ना हो? ये एक नया एंगल है। क्या ये संभव है कि फ्यूचर का मिडिल ईस्ट वो देश बन जाए जिसका रिन्यूएबल टेक, बैटरी स्टोरेज के रेयर अर्थ मिनरल्स और उनकी सप्लाई चेन पर मोनोपोली हो? सोचिए, जो देश सूरज और हवा को सबसे बेहतर तरीके से बांधने की टेक्निक पर राज करेगा, क्या वही दुनिया की इकोनॉमी की दिशा तय करेगा? ये सच में एक डीप थॉट है जिस पर आगे बहुत चर्चा हो सकती है। और इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि इस चर्चा ने भू राजनीति और अर्थशास्त्र के इस उलझे हुए जाल को समझने में मदद की होगी। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।